नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सीबीएसई के सारे बच्चे जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं 10th क्लास का, तो उनके लिए है ये सेट, और ये सेट फर्स्ट है। सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को, 7 मार्च को। तो ये सेट फर्स्ट है जिसमें मैंने हिस्ट्री बेस्ड के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाइए क्योंकि आगे और भी कई सारे सेट आने वाले हैं, और भी जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस में वो सारे ही मैं इसमें कवर करने वाला हूं। और कई सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो हूबहू इसी वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। और इसमें जो है 35 क्वेश्चन मैंने लिया है जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। Okay, so let's start with the very first question. Which of the following countries is considered as the cradle of European civilization? यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल निम्न में से किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस या तो फिर रसिया। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कमेंट करेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इससे क्या है ना, आप लोगों को अपने आप को समझने में काफ़ी बेहतर होगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और टोटल 35 क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप लोग लास्ट तक देखिए क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन उस तरीके के हैं जो अक्सर ही एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीस। ग्रीस को माना जाता है यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यूरोप का जो कल्चर है, समाज है, उसमें ग्रीस का बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे वो आर्ट के फील्ड में हो, कल्चर के फील्ड में हो, डेमोक्रेसी के फील्ड में हो, फिलॉसफी के फील्ड में हो, हर फील्ड में ग्रीस का बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरा क्वेश्चन, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस ट्रीटी के बाद से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन माना जाने लगा। तो वो ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि साइन किया गया था 1832 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्परर ऑफ। तो जो ऑटोमन साम्राज्य था वो किस देश के राजाओं के द्वारा रूल किया जाता था? तो ये किया जाता था टर्की देश के राजाओं के द्वारा। तो थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमन टर्की वाज पार्ट ऑफ ब्लॉक्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन टर्की जो था वो किस ब्लॉक का हिस्सा था? सेंट्रल पावर्स, एक्सिस पावर्स, नेटो या तो फिर अलाइज। तो ये हिस्सा था सेंट्रल पावर्स का। तो फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे दो ब्लॉक थे, एक सेंट्रल पावर्स और एक था द अलाइज। तो ये हम लोग ऑटोमन टर्की की बात कर रहे थे, तो ये था सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी ये थे सेंट्रल पावर्स के हिस्से। बट जो जीत गया था प्रथम विश्व युद्ध वो थे द अलाइज। तो इसके हिस्से कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और बाद में यूएसए भी ज्वाइन कर गया था अलाइज को। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं कि ए करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। तो वो उन्होंने क्यों किया था? तो ये इन्होंने किया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। तो फिफ्थ का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि उस साल क्या हुआ था कि प्लेग आ गया था, बीमारी एक आ गया था, जिससे क्या है किसानों का जो खेती था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। तो वो लोग ऑब्वियसली काफ़ी गरीबी उस समय आ गई थी, लेकिन तब भी क्या हो रहा था कि इनसे टैक्स मांगा ही जा रहा था ज़बरदस्ती। तो इसीलिए इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, वाई डिड द इंडियंस अपोज द रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आपको बताना है कि इंडियंस उसका विरोध क्यों कर रहे थे। तो इंडियंस उनका विरोध कर रहे थे क्योंकि इट गेव द ब्रिटिश पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट ट्रायल। मतलब बिना ट्रायल के ही किसी भी इंडियन को ब्रिटिशर्स के पास इतना पावर दे दिया गया था, ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स के पास, कि वो किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के ही अरेस्ट कर लेंगे। इससे क्या था, उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी,
तो वो जो प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट होते थे उनको ये अरेस्ट करने के लिए कानून लाया गया था, इसी से चिढ़ गए थे और इसीलिए इंडियन इस कानून का अपोज कर रहे थे। बेसिकली इसमें क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया जा रहा था, मतलब कि खत्म किया जा रहा था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म किया जा रहा था, पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दिया जा रहा था, इसीलिए इंडियंस इस कानून का विरोध कर रहे थे। 7वां देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग 2 लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट, मतलब निम्न में से कौन से वो 2 नेता थे जो कि खिलाफत मूवमेंट को लेड कर रहे थे, मतलब कि चला रहे थे। तो वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। 7th का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये खिलाफत मूवमेंट 1919 से स्टार्ट हुआ था और बाद में ये 1924 तक ये मूवमेंट चला था। तो 7th का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8th देखते हैं, वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया, साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसको देखने के लिए, उसके देख रेख के लिए कि आखिर क्या चल रहा है और इसमें क्या सुधार की जरूरत है। मतलब मकसद ये था कि जो लास्ट कानून पास हुआ था 1919 में, उसमें अभी क्या चल रहा है और क्या सुधारों की इसमें ज़रूरत है। तो 1927 में भेजा गया था साइमन कमीशन को टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया। 9 द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड, तो ये जो कमीशन आया था 1927 में, इसको इंडियंस के द्वारा बॉयकॉट किया गया था, बहिष्कार किया गया था। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों किया गया था। तो इसका आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। ये जो साइमन कमीशन आया था, आप डिसाइड तो करने आए हो इंडिया का फ्यूचर और उसमें इंडिया का ही कोई मेंबर नहीं है, यही कहकर जो इंडिया के लोग थे ये बहुत इसका बॉयकॉट कर दिए और बहुत इसका विरोध किए। हालांकि इसी विरोध के दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय की मृत्यु हो गई थी जिनका नाम था लाला लाजपत रॉय जी, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो इनकी मृत्यु हो गई थी इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। पुलिस की लाठी इनके सर पे लग गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 9th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट विच सेशन, मतलब कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था? तो ये पास किया गया था सी लाहौर सेशन, लाहौर कांग्रेस भी कहते हैं। तो लाहौर सेशन में ये पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था ये पास किया गया था। और ये कब हुआ था ये सेशन? ये हुआ था 1929 में। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। 11th क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू इज वेल नोन फॉर, अल्लूरी सीताराम राजू को खास करके किस लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है बिकॉज ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पेजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इन्होंने ट्राइबल पेजेंट्स को साथ में लेकर एक मिलिटेंट मूवमेंट चलाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इसलिए खास करके इनको जाना जाता है। तो एक्चुअली ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। 12th, अंडर होम वॉज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फॉर्म्ड, मतलब किसके अंडर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को बनाया गया था? तो ये थे हो ची मिन्ह। 12th का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13th, विच यूरोपियन कंट्री कॉलोनाइज्ड वियतनाम, वियतनाम को किस यूरोपीय देश ने कॉलोनाइज किया था? जैसे कि इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वैसे ही वियतनाम को किसने कॉलोनी बनाया था? तो ये था फ्रांस। 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14th देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज कॉलन्स, इनमें से किसे कॉलन्स कहा जाता था? तो ये एक्चुअली कहा जाता था जो फ्रेंच सिटीजन्स जो वियतनाम में रहते थे उनको कहा जाता था कॉलन्स। तो 14th का ऑप्शन ए करेक्ट है। 15th, हु इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो ये हैं फान बाओ चाओ। तो 15th का ऑप्शन ए करेक्ट है। 16th देखते हैं, व्हाट वर द प्रोविंसेस ऑफ घे एन एंड हा तिन कॉल्ड इन वियतनाम, वियतनाम में घा एन और हा तिन जो मतलब प्रोविंसेस थे, जो एक्चुअली प्रोविंसेस को हिंदी में राज्य कहते हैं, तो इन राज्यों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक
फ्यूजेस के नाम से जाने जाते थे ये दोनों ही प्रोविंस वियतनाम में। तो 16th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17th, ऑन विच फैक्टर वाज द इकोनॉमी ऑफ वियतनाम बेस्ड ऑन, जो वियतनाम की इकोनॉमी थे वो किस दो चीज़ों पे चलते थे एक्चुअली। तो ये दो चीज़ों जो थे वो थे राइस एंड रबर प्लांटेशन, इसी पे पूरा बेस्ड था वियतनाम का इकोनॉमी। आगे देखते 18th, द मॉडर्न पार्ट ऑफ हानोई, जो कि वियतनाम का कैपिटल है, वाज स्ट्रक बाय विच डिजीज, मतलब आज का जो आप हानोई देख रहे हैं वो एक समय किस रोग से पूरा ग्रस्त हो गया था। तो वो रोग था ब्यूबोनिक प्लेग। तो ये 17th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789। तो 1789 में फ्रांस में क्रांति हो गई थी, उसके पहले आपको बताना कि फ्रांस में किस तरह का सरकार चल रहा था। तो उसके पहले जो चल रहा था वो था मोनार्की, मतलब राजतंत्र वाली सरकार वहां पे चल रही थी। तो 19th का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं। Who said when France sneezes the rest of Europe catches cold, मतलब ऐसा किसने कहा था कि जब फ्रांस जो है वो छींकता है तो पूरे यूरोप को ही सर्दी लग जाती है। तो ऐसा कहा गया था ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। तो 20th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मतलब इनमें से कौन से पावर्स है जिन्होंने साथ में मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो वो पावर्स थे ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया और ब्रिटेन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में। ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया इन्होंने हराया था नेपोलियन को। 22, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज, मतलब फ्रांस में जो सिविल कोड था 1804 का, उसको एक्चुअली किस नाम से जो लोग वहाँ पे जाना जाता था प्रायः, तो वो जाना जाता था नेपोलियनिक कोड के नाम से। मतलब जो सिविल कोड था 1804 का, उसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था। और इसमें था क्या एक्चुअली इस कोड में कि मतलब ये डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जन्म के साथ ही आपको जो सुविधाएं मिल जाती है, जो प्रिविलेज मिल जाती है, उसको एक्चुअली खत्म किया गया था और इक्वालिटी बिफोर द लॉ को स्थापित किया गया था इस नेपोलियनिक कोड के थ्रू। 23rd, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, इसको और किन किन क्षेत्रों में भेजा गया था इस कोड को। तो एक्चुअली ये वहाँ भेजा गया था जहाँ जहाँ फ्रेंच कंट्रोल था, रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो 23 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर होस्टाइल टू द नेपोलियनिक कोड बिकॉज, मतलब एक बड़ी संख्या में लोग थे जो कि नेपोलियनिक कोड का विरोध कर रहे थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब के रूप में जो चेंजेस हो रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, बट उसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम जो था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था, इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे। 25, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ द फ्रेंच टीम हु एक्सप्लोर्ड मेकोंग रिवर, जो मेकोंग नदी था उसका किसने जो है उसका एक्सप्लोर किया था, ऐसा वो उस फ्रेंच टीम में कौन मेंबर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांसिस गार्नियर, इन्होंने ही मेकोंग रिवर को एक्सप्लोर किया था। तो 25 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ पे ये रिवर है? ये एशियन कॉन्टिनेंट में है और साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये पड़ता है एशिया के। और ये किस किस देशों में होकर ये रिवर जाता है? तो ये चाइना, बर्मा, उस समय का बर्मा जो कि आज का म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, इन देशों से होकर ये नदी बहती है। तो गार्नियर वाज अ मेंबर ऑफ द फ्रेंच टीम हु एक्सप्लोर्ड मेकोंग रिवर, हम लोग देख चुके हैं पहले। 26, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड, मतलब किस संधि के तहत यूके जो है वो बना था। तो ये बना था एक्ट ऑफ यूनियन के मतलब के थ्रू ही ये बना था। तो 26 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक्ट ऑफ यूनियन कब आया था? ये आया था 1707 में। और इसमें जो किंगडम ऑफ इंग्लैंड है उसमें वेल्स को भी शामिल किया गया। 26,
थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड, मतलब किस संधि के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को बनाया गया। तो ये बनाया गया एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। तो 26 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक्ट ऑफ यूनियन कब आया था? ये आया था 1707 में। और इसमें इंग्लैंड के अलावा वेल्स है, स्कॉटलैंड है और आसपास जो भी आइलैंड्स है ग्रेट ब्रिटेन के, उसको शामिल किया गया इसमें। और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आइल ऑफ मैन एंड द चैनल आइलैंड, जो है चैनल आइलैंड, वो इसमें शामिल नहीं है। किसमें? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में ये शामिल नहीं है। 27 हु सेटअप द औध किसान सभा, औध किसान सभा को किसने सेटअप किया था? तो ये सेटअप किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो 27 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये कब सेटअप किया गया था? ये किया गया था 1920 में। इसको अवध किसान सभा भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो लोग थे वो अवध नहीं कह पाते थे, इसीलिए वो औध कहते थे। तो औध कहिए या अवध कहिए, सेम ही बात है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा रामचंद्र जी के द्वारा ये सेटअप किया गया था। और ये सेटअप इसलिए किया गया था टू फाइट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जो जमीन के मालिक होते थे उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए, और तालुकदार के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेंट का डिमांड करते थे। 28 वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध जो नमक सत्याग्रह था, नमक मार्च था, उसको कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो ये स्टार्ट किया गया था साबरमती आश्रम से। तो 28 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह भी इसको कहा जाता था। तो ये एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये 24 दिन तक ये चला था, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। और इसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया था वो था 387 किलोमीटर, और ये साबरमती आश्रम से दांडी तक ये गया था। 29 इन प्रसिया हु वाज रेफर्ड टू एज जंकर्स, तो जो प्रसिया था उसमें जंकर्स किनको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था लार्ज लैंड ऑनर्स को। तो 29 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, मतलब यूनाइटेड इटली का पहला राजा किसको प्रोक्लेम किया गया था? तो ये किया गया था विक्टर इमैनुअल II जो थे, उनको ये किया गया था यूनाइटेड इटली का फर्स्ट राजा घोषित किया गया था। 31 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, तो इनमें से वो कौन थे जिन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था जिसको यंग इटली कहा जाता था? तो वो थे गुसेपी मजीनी। तो 31 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 32 द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर द, तो इंडिया के जो इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स है, मतलब जो बंधुआ मजदूर थे, मतलब जो कि इनको एक एग्रीमेंट के थ्रू बांध दिया जाता था, तो इनका जो मेन डेस्टिनेशन था वो कहाँ था? तो वो था कैरेबियन आइलैंड्स भी था, फिजी भी था, मॉरिशस भी था। तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सारे ही इनके फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करते थे। अगर उसमें से खास की बात करें तो वो था कैरेबियन आइलैंड्स। 32 द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर, तो इंडियन जो इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स थे, मतलब जो बंधुआ मजदूर जिनको एक एग्रीमेंट के थ्रू बांध दिया जाता था, तो उनका जो मेन डेस्टिनेशन था वो क्या था? तो वो कैरेबियन आइलैंड्स भी था, फिजी भी था, मॉरिशस भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 32 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स, बट कौन सा, आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा इनका डेस्टिनेशन नहीं था, कहाँ पे ये लोग कम जाते थे या न के बराबर जाते थे? तो वो था नाइजीरिया। यहाँ पे मतलब दिए गए ऑप्शंस में देखें तो कैरेबियन आइलैंड्स तो जाते ही थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया है, फिजी भी जाते थे, साउथ अफ्रीका भी जाते थे, बट नाइजीरिया ये लोग नहीं जाते थे। तो 33 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ, अगर आज के रीजन्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा
कहाँ से आते थे ये मजदूर? तो बिहार से भी आते थे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते थे, सेंट्रल इंडिया से भी आते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन चारों ही जगहों से बहुत ही ज़्यादा मजदूर आते थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। माइग्रेंट्स फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स वेंट टू सेलोन एंड मलाया। सेलोन मतलब श्रीलंका, अभी इसका नाम श्रीलंका हो गया, एंड मलाया। तो ये माइग्रेंट्स जो थे, कहाँ के माइग्रेंट्स इन दो जगहों पे जाते थे? तो ये थे तमिलनाडु के माइग्रेंट्स। तो 35 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे हमारे वो 35 क्वेश्चंस। आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे, और भी ऐसे मैं सेट अभी बहुत सारे लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो। और थैंक यू सो मच।